हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग ग्लोबलाइजेशन को डिस्कस कर रहे थे। आज थर्ड क्लास ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस कर लिया था। कैसे लिबरलाइजेशन जो है, यानी कि जो भी ट्रेड वगैरह में जो गवर्नमेंट के साइड से रिस्ट्रिक्शंस लगते थे या पब्लिक सपोर्ट लगता था, उसको कैसे रिड्यूस करके, उसके अलावा कह सकते हो आप रिमूव करके ग्लोबलाइजेशन को इनेबल किया, ज़्यादा से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन फ्लरिश हो। तो हमारे कंट्री में भी 1990 से ही शुरू हो गया था, 1991 से। बट अब हम लोग इसका इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। नाउ व्हेन इट कम्स टू द इम्पैक्ट, तो लास्ट हम कह सकते हैं कि ओवरऑल 2 डिकेड से ज़्यादा, मोर देन 2 decades, the globalization या impact of globalization reshaped our country's economy। अपने कंट्री का इकोनॉमी ही पूरा क्या कर दिया, चेंज कर दिया। कैसे? मोर देन 2 डिकेड कह सकते हो, 3 डिकेड भी कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। बट कैसे, इसको समझते हैं। एक तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्लोबलाइजेशन के कारण कंज्यूमर गेट मोर चॉइसेस, मोर चॉइस, कई सारे प्रोडक्ट का चॉइस। मोर चॉइस का मतलब ये हो गया कि प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन, इनका आपस में कंपटीशन। इसका रिजल्ट क्या हुआ? बेटर क्वालिटी एंड एट लोअर कॉस्ट। मींस इसका रिजल्ट क्या हुआ कि गुड क्वालिटी प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी एंड एट लोअर प्राइस। तो आप सोच के देखो, आज के टाइम में हमें ग्लोबलाइजेशन के ही कारण, अगर मान लीजिए एक मोबाइल का एग्जांपल अगर मोबाइल ले, तो कितने अलग अलग तरीके के मोबाइल प्रेजेंट है, अवेलेबल है। हमारी मर्जी है, जो हमको ज्यादा बेहतर मिलेगा वो लेंगे। और यही चैलेंज आपस में कंपटीशन के कारण ज्यादा से ज्यादा बेहतर क्वालिटी लाने की प्रयास करते हैं। तो कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बल्ले बल्ले बढ़िया है। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, प्रोड्यूसर्स तो 2 तरीके के प्रोड्यूसर हैं। मान लीजिए एक बिग और एक स्मॉल। ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत दे गेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो बिग कंपनीज को ज्यादा इन्वेस्टमेंट मिलने के कारण, बिकॉज ऑफ इन्वेस्टमेंट दे बिकेम एमएनसीज। ये खुद में ही एमएनसीज बन गए। जैसे एग्जांपल के लिए टाटा मोटर्स। आज टाटा मोटर्स की गाड़ियां जो है अदर कंट्री में जाती हैं, टाटा मोटर्स। इसके अलावा एशियन पेंट मान लो, एशियन पेंट्स एग्जांपल, एशियन पेंट्स हो गया, रैनबैक्सी हो गया, रैनबैक्सी मेडिसिन में। ऐसे कई सारे। इवन आईटी में अगर हम लोग बात करें तो इन्फोसिस आईटी में, आईटी सर्विस। आईटी में ही आपका टीसीएस भी है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस। कहने का मतलब ये है कि इन्हीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के हेल्प से दीज कंपनीज बिकम, यानी जो पहले से ही बड़े कंपनीज थे, इजी वे से फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करके ज्वाइंट वेंचर फॉर्म करके अपने आप को बड़ा कर लिया। स्मॉल जो प्रोड्यूसर थे, दे फेस चैलेंज फेस किए। क्यों? सबसे बड़ा रीजन ये है कि ये जो बड़े कंपनीज थे, जो फॉरेन कंपनीज थी, उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी था एंड बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल था। तो किससे चैलेंज फेस किया? फेस चैलेंज विद गुड
गुड टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट विथ ह्यूज कैपिटल। तो कुछ तो मान लो जो है छोटे मोटे अटैच हो गए बड़े कंपनी के साथ, वो तो चले गए। जो स्मॉल कंपनीज थे, इंडिविजुअल कंपनीज थे, वो लगभग जो है क्या हो गए, लगभग डिस्ट्रॉय हो गए। नॉट इन द फॉर्म ऑफ डिस्ट्रॉय, बट दे फेस ह्यूज चैलेंज। जैसे एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। एक तमिलनाडु का केस है, इसमें एक हम लोग एग्जांपल समझ लेते हैं। एक तमिलनाडु का केस है, उनका नाम था रवि। इन्होंने क्या किया था कि ये इनका कैपेसिटर बनाने का कंपनी था, बहुत छोटा कंपनी था कैपेसिटर बनाने का। कैपेसिटर, अब ये 1990s के टाइम की बात कर रहे हैं हम लोग, 1990s की। देखो जो ग्लोबलाइजेशन यानी लिबरलाइजेशन हमारे कंट्री में शुरू हुआ था 1991 के बाद, 1990s में ही कहो, लेकिन प्रॉपर वे से इंप्लीमेंट होने में इसे लंबा समय लगा था, लगभग 10 साल तो मान लो। तो 1990s के शुरुआत में इनको कैपेसिटर, अब ये कैपेसिटर हर चीज में यूज करता थे, होता था टीवी में, फैन में, यानी कि बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज होता था, है ना, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज होता था। तो इन्होंने क्या किया, ही टुक लोन लिया और एक बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन के लिए 20 एम्प्लॉय हायर किए। उस टाइम तक गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कैपेसिटर। तो कैपेसिटर जो भी होता था वो सिर्फ इंडिया में कुछ ही लोग प्रोड्यूस करते थे, इंडिया में छोटे छोटे, मतलब इंडिया के जो इंडिजीनस कंपनीज थे वही प्रोड्यूस करते थे। अब हुआ क्या, कुछ समय बाद WTO से कंप्लाई करने के लिए, टू कंप्लाई, या फिर जो WTO से प्रॉमिस करने के लिए, एज पर WTO कमिटमेंट, अपने कंट्री का जो WTO कमिटमेंट था उसके अंतर्गत दे रिमूव रिस्ट्रिक्शन, यानी कि इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम कैपेसिटर। अब ये कब की बात है, लगभग 2000 की बात है, 2001 या 2000 में। उस टाइम पे इनका जो है कैपेसिटर मंगाने का जो रिस्ट्रिक्शन लगता था उसको हटा दिया। अब मार्केट के अंदर, मार्केट फ्लड विथ, इनकी स्टोरी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो मार्केट फ्लडेड विद कैपेसिटर। अब सोच के देखो आप थोड़ा सा, कहानी ये है कि जो एमएनसीज वाले कैपेसिटर भेज रहे हैं वही एमएनसीज जो है टीवी, जो छोटे मोटे टीवी यहाँ पे बनाते थे, टीवी हो गया, फैन हो गया, अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, उनसे भी जो है पहले ही ज्वाइंट वेंचर बना रखे थे। तो जो एमएनसीज थे इन्होंने ऑलरेडी परचेज्ड और ज्वाइंट विद इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंपनीज, और जिसके कारण दे हैड टू यूज देयर ओन कैपेसिटर, यानी कि जो एमएनसीज बनाती थी उनके कैपेसिटर को यूज करना था। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि रवि फेस्ड ह्यूज लॉस। अब उसका सामान बिकेगा नहीं तो लॉस तो बहुत ज्यादा होगा ही। जो लोन का प्रॉब्लम था वो तो था ही, एम्प्लॉय कट करना पड़ा, जो एम्प्लॉयमेंट इन्होंने दे रखा था वो 20 से कितने हो गए, 7 एम्प्लॉय हो गए। तो अब ये देखो ना कितने सारे जॉब लॉस भी हुए, एक तरह से जॉब लॉस भी दिख रहा है, और जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम झेला वो अलग। तो स्मॉल प्रोड्यूसर जो है इस तरह के प्रॉब्लम फेस कर रहा था। ये सिर्फ एक बंदे की बात नहीं था, ऐसे चेन्नई और तमिलनाडु एरिया में, चेन्नई और हैदराबाद, आंध्रा वाले रीजन में बहुत सारे ऐसे प्रोड्यूसर थे जो बहुत ह्यूज प्रॉब्लम झेल रहे थे। सो यू गेट माय पॉइंट, आई होप।
तो स्मॉल प्रोड्यूसर के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम था। वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें हम लोग, वर्कर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो नो डाउट ग्लोबलाइजेशन के कारण स्किल्ड वर्कर के लिए तो बहुत ज्यादा वो था। स्किल्ड वर्कर के लिए तो स्किल्ड वर्कर जो है वो बेनिफिटेड हुए, बेनिफिटेड, और जो अनस्किल्ड थे, अनस्किल्ड ये क्या किए, चैलेंज फेस किए, चैलेंज फेस। और इतना ही नहीं था, न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हुआ। अगर एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, न्यू फॉर्म ऑफ एम्प्लॉयमेंट किसमें, आईटी इनेबल्ड सर्विसेज, जैसे कि आप लोग बड़े अच्छे से जानते हो, फॉर एग्जांपल कॉल सेंटर, डेटा एंट्री के जॉब, डेटा एंट्री, इसके अलावा आप कह सकते हो बैंकिंग सर्विसेज से रिलेटेड, बैंकिंग सर्विसेज, ऐसे कई सारे। क्योंकि आज एग्जांपल अगर ले लो आप बैंक का ही, तो हमारे कंट्री में कई सारे बैंक अवेलेबल है ना। आपको अगर SBI पसंद नहीं है तो आप ICICI यूज करोगे, वो पसंद नहीं है तो HDFC यूज करोगे, मींस मल्टीपल बैंक्स अवेलेबल है। तो यहाँ पे कंज्यूमर को तो चॉइस मिल ही रहा है, नए तरीके के जॉब भी क्रिएट हो रहे हैं। बट इसमें लगेगा कौन, एम्प्लॉयड कौन होगा, जिसका स्किल इन द सेंस आप मान लीजिए जिसका लैंग्वेज अच्छा हो, जिसको डेटा एंट्री यानी कंप्यूटर में थोड़ी प्रोफिशिएंसी हो, उसको आता हो, जो मींस ओवरऑल जिसका स्किल बेहतर हो, वो बेहतर तरीके से जॉब कर सकता है। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन हमें हर एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी पे देखने को मिल रहा है। कुछ चैलेंजेस भी हुए, जॉब चैलेंजेस, अनस्किल्ड के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था। बाकी इसमें गवर्नमेंट, ये तो हो गया ओवरऑल हम लोगों ने देखा, बाकी गवर्नमेंट ने क्या किया बेहतर तरीके से फॉरेन MNCs को इस्टेब्लिश करने के लिए, उसको देखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन का बेनिफिट उठाने के लिए गवर्नमेंट ने भी कई सारे स्टेप्स लिए। सो स्टेप्स टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। तो जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, कई सारे लॉज बनाए, कई सारे रूल्स रेगुलेशंस बनाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्या कर दें। सो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट मेड लॉज एंड रूल्स टू enable या टू अट्रैक्ट लिखते हैं, टू अट्रैक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अच्छा, ये क्यों करना चाहते थे? ये चाहते थे हमारे कंट्री को या कोई राज्य को मेकिंग प्लेस ऑफ लोअर कॉस्ट प्रोडक्शन। मीन्स दुनिया में कहीं पे भी कुछ भी बन रहा हो, हमारे कंट्री में आके बनाओ, सबसे कम पैसे में आपका काम हो जाएगा। तो अगर बनाओगे तो जॉब क्रिएट होगा। तो गवर्नमेंट इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख रहा था, गवर्नमेंट ना सिर्फ जॉब क्रिएट होगा प्लस अदर बेनिफिट्स भी मिलेंगे, है ना, गवर्नमेंट को भी अर्निंग होगा धीरे धीरे। सी, तो जैसे एक सबसे बड़ा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सो इसके अंतर्गत क्या होता था? इसके अंतर्गत अ सर्टेन लोकेशन नोटिफाइड होता था। कोई एक लोकेशन को लोकेशन नोटिफाइड, गवर्नमेंट उस लोकेशन को नोटिफाई करती थी। इस लोकेशन का खास बात ये रहेगा, दे प्रोवाइड, मींस गवर्नमेंट प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, जैसे कि रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, टॉप क्वालिटी का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई,
सप्लाई, प्रॉपर कनेक्टिविटी, प्रॉपर कनेक्टिविटी, जैसे मान लीजिए या तो वो कोस्टल एरिया के नजदीक हो, इस तरीके से शो किया जाए कि आप कनेक्ट करके प्रॉपर इजी वे से एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हो, और बाकी वर्कर्स वगैरह तो मिलेंगे। तो बेसिक जो लोकेशन रहेगा उसको इस बात से जस्टिफाई करने के लिए, जो भी आपको अपने कंपनी को इस्टेब्लिश करने के लिए वॉट एवर रिक्वायरमेंट यू यू नो यू लुकिंग फॉर, यू विल गेट ऑल द फैसिलिटीज। ठीक, तो एक तो था स्पेशल इकोनॉमिक जोन। सेकेंड, इन्होंने क्या किया, टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड किए। टैक्स बेनिफिट जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर फ्यू ईयर्स, मे बी 3, 5 जो भी था, फॉर फ्यू ईयर्स नो नीड टू पे टैक्स। आप आओ, कंपनी लगाओ, आपको कुछ समय के लिए कोई टैक्स पे नहीं करना, और अदर टैक्स रिलेटेड जो कंप्लायंस थे उनको थोड़ा सा लिबरल कर दिया, मतलब इजी बना दिया कि आपको ज्यादा परेशानी नहीं होना पड़ेगा, यू कैन इजिली कम एंड इस्टेब्लिश योर कंपनी, जो भी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह। एक और चीज इन्होंने किया, तीसरा, जो एक कह सकते हो जो लेबर लॉज होते हैं उसमें भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ले आए। मींस लेबर लॉज गेट फ्लेक्सिबल। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है, किसी अर्लियर जब कोई एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, स्पेशली ऑर्गेनाइज सेक्टर, अर्लियर व्हेन ऑर्गेनाइज सेक्टर, इसको आप समझना पहले, ठीक है। लेबर लॉ हमारे ऑब्वियस ही बात है, लेबर लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, तो आप इससे अंदाजा लगा लेना। तो अगर कोई पहले अर्लियर ऑर्गेनाइज सेक्टर, अगर किसी को ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉयड वर्कर, अगर वर्कर को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, तो इनको जो है, एक तो जो भी उसका पीएफ है यानी प्रोविडेंट फंड, पीएफ, मेडिकल एंड एक्सेट्रा, बहुत सारे सोशल बेनिफिट दे हैव टू प्रोवाइड वर्कर्स के लिए सोशल। और यही कारण था कि इस तरह के कंप्लायंस को एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता था, कहने का मतलब प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होता था। इट वॉज नॉट इजी टू फायर, मतलब उसको आप इमीडिएटली आप फायर नहीं कर, मतलब जॉब से नहीं निकाल सकते हो आसानी से, नहीं तो बहुत हैवी हो जाता था। और यही कारण था कि हमारे कंट्री में ऑर्गेनाइज सेक्टर के बजाय ज्यादातर कंपनीज अनऑर्गेनाइज तक ही सीमित रहते थे। ऑर्गेनाइज सेक्टर के कुछ लिमिटेशन थे, तो ज्यादातर कंपनीज जो है अनऑर्गेनाइज, मतलब कम लोगों को हायर करती थी, ज्यादा ये कंप्लायंस ना करना पड़े। इन्होंने क्या किया, लेबर लॉ में फ्लेक्सिबिलिटी किया, जिसके कारण इजी हो गया, इजी टू हायर, आसानी से हायर कर सके, एंड फायर, इजी टू हायर एंड फायर, या कह सकते हो एक तरह से शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया, शॉर्ट पीरियड के लिए, ठीक है। मतलब जब तक काम के लिए वर्कर चाहिए तो ठीक है, जब जरूरत नहीं है तो आप निकाल सकते हो, ऑन द बेसिस ऑफ कि कंपनी इजी वे से यहाँ पे लगा सके। तो ये कहीं ना कहीं जॉब सिक्योरिटी पे क्या था, जॉब सिक्योरिटी हैम्पर्ड या डिस्टर्ब। अब जैसे एग्जाम्पल अगर लें तो एक केस है सुशीला का, सुशीला, इनका भी देख लेना, शायद तमिलनाडु में कपड़े वगैरह वो जो बनाती थी। सो क्लॉथ मेकिंग, मान लीजिए क्लॉथ मेकिंग, आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। ओवरऑल जो सेंट्रल आइडिया स्टोरी का कुछ ऐसा ही है कि पहले इनका एज ए काइंड ऑफ परमानेंट जॉब था। अब हुआ क्या कि जब से ग्लोबलाइजेशन हुआ, तो जो कंपनीज थे दे स्टार्ट टू मेक क्लॉथ
फॉर यूरोप एंड अमेरिका, यूरोप एंड अमेरिकन कंपनीज के लिए। तो नो डाउट जॉब तो था, आप समझो अभी के लिए जॉब था, बट प्रॉब्लम क्या हुआ, टू गेट मोर प्रॉफिट, इन्होंने क्या किया, दे कट लेबर कॉस्ट। अब ऐसा क्यों? सी, जो इनके पास यार्न वगैरह था उसका कॉस्ट तो फिक्स था, उसको तो ये चेंज नहीं कर सकते थे। मींस जो रॉ मटेरियल था, रॉ मटेरियल वाज एट फिक्स्ड कॉस्ट। अब क्योंकि लेबर लॉस थोड़े से ट्विक हो गए थे, फ्लेक्सिबल हो गए थे, तो ये कहां पे कट करने लगे, लेबर कॉस्ट में। मींस अब जो है दे स्टार्ट टू यूटिलाइज नाइट शिफ्ट आल्सो, नाइट शिफ्ट लोग करने लगे। इसके अलावा वर्किंग आवर भी क्या होने लगा, वर्किंग आवर भी फ्लेक्सिबल होने लगा। मींस पहले क्या था, यहां पे फिक्स वर्किंग आवर होता था, फिक्स्ड वर्किंग आवर, ये भी डिस्टर्ब हो गया था, फिक्स वर्किंग आवर। तो फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर भी क्या होने लगा, इंक्रीज होने लगा, क्योंकि थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी कर रखा था लेबर लॉस ने। तो जो सुशीला परमानेंट जॉब की तरह वर्क कर रही थी, लेटर बाद में या तो इनको मान लीजिए निकाल दिया गया, या जो दोबारा पाई, तो काफी टाइम तक जॉब करने के बाद भी, मींस आफ्टर वर्किंग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक काम करने के बावजूद भी शी डिड नॉट फील परमानेंट जॉब। मीन्स हमेशा उनको इस बात का डर था कि कभी ना कभी जॉब से निकाल दिया जाएगा। और ये सारी चीजें क्यों हो रही है आप फील कर सकते हो। परमानेंट जॉब मीन्स इतने सालों तक काम करने के बावजूद भी परमानेंट जॉब नहीं बन पा रहा था। सो ओवरऑल अगर हम लोग सिनेरियो देखें तो शुरुआत में क्या कर रही थी, कंट्री चाह रही थी, हमारे कंट्री चाह रही थी कि कहीं ना कहीं जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में बदले, है ना, यही चाहती थी, बेहतर वर्कर बेनिफिट के लिए। बट अब जो है ऑर्गेनाइज सेक्टर ही अपने में ही अनऑर्गेनाइज हो चुका है। नाउ इट हैज ऑलरेडी अनऑर्गेनाइज्ड, गेटिंग माय पॉइंट। सो ये चीज हो रहा था हमारे कंट्री में ग्लोबलाइजेशन के कारण, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और कुछ ग्लोबलाइजेशन के और भी कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ बातें देखते हैं, है ना। तो कंक्लूजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कह सकते हैं कि नो डाउट ग्लोबलाइजेशन बहुत सारे अपॉर्चुनिटी लेके आया, मीन्स क्रिएटेड many opportunities, बट लेकिन अगर देखा जाए इट नॉट रीच टू, ये जो अपॉर्चुनिटी है नॉट रीच टू एवरीवन, हर किसी के पास ये अपॉर्चुनिटी पहुंचा नहीं। स्पेशली अगर हम लोग बात करें अपॉर्चुनिटी का, सो इट स्टिक विद दी, किसको मिला, जो स्किल्ड पीपल है, हमने देखा अभी जो स्किल्ड लोग हैं उनके लिए ये बेनिफिट हुआ, जो बिग कंपनीज थे उनके लिए ये बेनिफिट हुआ, इवन जो पीपल इन अर्बन एरियाज जो कंज्यूमर थे उनके लिए ये बेनिफिट हुआ। तो अब जो मेजर कंटेक्स्ट है सोचने या देखने वाला वो ये है कि हम लोग ग्लोबलाइजेशन को रिवर्स नहीं कर सकते, बिकॉज वी नो अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसके कारण प्रॉब्लम झेल रहे हैं। हम लोगों ने देखा अनस्किल्ड पीपल, स्मॉल प्रोड्यूसर्स, जो छोटे मोटे प्रोड्यूसर्स हैं, है ना, ये लोग बहुत सारे प्रॉब्लम झेल रहे हैं। तो ग्लोबलाइजेशन कैन नॉट बी रिवर्स, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते, वापस नहीं कर सकते, बट गवर्नमेंट मस्ट
गवर्नमेंट मस्ट ensure the globalization, the effect of globalization, the effect of globalization to be fair, मतलब एटलीस्ट ये तो हो कि लोगों के साथ जो है सही न्याय करे। फेयर इन द सेंस मीन्स बेनिफिट टू ऑल, सभी को बेनिफिट टू ऑल, या फिर ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी आप कह सकते हो। सोसाइटी के हर एक सेक्शन को बेनिफिट मिले ना। जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट मस्ट ensure वर्कर्स राइट्स इसमें काम करे। अब कैसे कर सकता है? जैसे इंश्योर करे मिनिमम वेज वगैरह, है ना, मिनिमम वेज। और वो खैर अभी हम लोग जो डिस्कस करें ये सारी चीजें हो चुका है। अब बस कहीं कहीं प्रॉब्लम होता है इम्प्लीमेंटेशन में। मिनिमम वेज हो गया, है ना, बेटर वर्किंग कंडीशन हो गया। और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट आज ही, भाई जब से हमारा देश आजाद हुआ है गवर्नमेंट प्रयास करता है, लेकिन कोई एक चीज अब जब आप पिक करते हो बेहतरी के लिए या फिर ग्रोथ के लिए, कहीं ना कहीं अदर साइड को थोड़ा सा नुकसान होता है, तो उसको भी धीरे धीरे बैलेंस किया जाता है। तो गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को भी बैलेंस किया है। बेटर वर्किंग कंडीशन इंश्योर करना, है ना, वर्किंग इन्वायरमेंट करना, एक्सेट्रा, है ना, जॉब सिक्योरिटी, वर्किंग आवर, ये सारी चीजें, ठीक है, ये सारी चीजें गवर्नमेंट मस्ट इंश्योर कि जो भी कंपनीज है उनको ये चीज कंप्लाई करना पड़ेगा। ये तो हो गया किसके लिए? वर्कर के लिए, ठीक है, जो हमारे मेजर कंसर्न है उनकी बात कर रहे हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू दी स्मॉल प्रोड्यूसर्स, इनके लिए गवर्नमेंट क्या कर सकता है? गवर्नमेंट इंश्योर कर सकता है कि इनको जो है चीप क्रेडिट मिले। चीप क्रेडिट मतलब कम इंटरेस्ट पे लोन मिल सके, चीप क्रेडिट इंश्योर करे। ऐसा है भी अभी प्रेजेंट टाइम में, अगर आप पता करोगे तो मुद्रा लोन के बारे में आई थिंक आपको पता करना चाहिए। मुद्रा लोन की कहानी, मुद्रा लोन का स्टोरी क्या है, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है। तो चीप क्रेडिट लोगों को मिले, इजी रॉ मटेरियल अवेलेबल हो, और जो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी हो वो अवेलेबल कराए। रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी इनके लिए, जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग हो वो प्रोवाइड करे, है ना। मींस एक ये भी है कि एक सर्टेन टाइम पे इनको अपग्रेड करता रहे, ठीक। स्मॉल प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट आल्सो अपार्ट फ्रॉम दैट, गवर्नमेंट पुट restriction on foreign investment where it needed, इन्वेस्टमेंट कह लो, ट्रेड कह लो। तो क्या गवर्नमेंट ऐसा करता है? आपको पता होना चाहिए। अभी प्रेजेंट टाइम में, मैंने कहा ना, प्रेजेंट टाइम में हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कई सारे कंट्रीज से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है। क्या कर रहा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये क्यों करना पड़ रहा है? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहा है, और ये क्यों करना पड़ रहा है? रीजन क्या है? रीजन ये है कि आज प्रेजेंट टाइम में WTO का रिलीवेंस है नहीं, तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं, FTA इसको बोलते हैं। अब FTA किसके साथ कर रहे हैं हम लोग? ज्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। तो डेवलप्ड कंट्रीज में अगर आप देखो तो वहां का एग्रीकल्चर सिस्टम बड़ा स्ट्रांग है। गवर्नमेंट, आप प्लीज आप पता करो, गवर्नमेंट कहीं से भी किसी भी तरीके से एग्रीकल्चरल सेक्टर में कहीं से भी कंप्रोमाइज नहीं कर रही। कल्चरल सेक्टर पूरी तरीके से आप कह सकते हो अनटच्ड रख रही है, कि आप इसको टच नहीं कर सकते हो, बाकी किसी भी सेक्टर में आप कंप्लाई करना है कर सकते हो।
लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को नहीं टच करता। तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन भी लगा रही है, ठीक है। सो हमें क्या करना रहता है, उन सब चीजों से, छोटी छोटी बातों से अवेयर खुद को करना रहता है। सो नो डाउट गवर्नमेंट एफर्टिंग फॉर दी, एफर्ट कर रहा है किस बात के लिए, फॉर द फेयर यूज ऑफ, फेयर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जिससे हर कोई उसका बेनिफिट जो है यूटिलाइज कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ओवर होता है। ये आप चेक करोगे कोई कहीं पे मिस्टेक, कुछ बातें जो है बुक में दिया हुआ है वो रिलीवेंस नहीं है। जैसे इसमें एक बात और भी आ सकता है कि WTO के साथ गवर्नमेंट को प्रॉपर नेगोशिएट करना चाहिए, WTO के साथ नेगोशिएट करना चाहिए। नेगोशिएट किस फॉर्म में, ताकि इनको फेयर फेयर डील मिल सके, फेयर डील विद डेवलप्ड कंट्रीज। क्योंकि व्हेन इट कम्स टू दी डेवलप्ड कंट्री, WTO के कंटेक्स्ट में तो कहीं ना कहीं WTO जो है ज्यादा फेवर करता था, तो उनके फेवर यानी कि डेवलप्ड कंट्रीज के जो भी गलत काम है उसके अगेंस्ट अपने वॉइस को रेज करता था। लेकिन बुक में दिया हुआ है, पर WTO का आज प्रेजेंट टाइम में उसका रिलीवेंस नहीं है, इसलिए बस जानते रहो, बट इसका ज्यादा रोल नहीं है, ठीक है। तो विद डेवलप्ड कंट्रीज, तो आपको ये चीज चेक करना है। कुछ बातें जो एक्स्ट्रा है आप जो है गूगल वगैरह से देख सकते हो, स्पेशली इनका डेटा वगैरह निकालो कि इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या है, इसका आप स्टोरी देख सकते हो कि क्या गवर्नमेंट कुछ ऐसा कर रहा है, तो आपको पता चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर ये ओवर होता है। कल हम लोग इसका लास्ट चैप्टर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।